Hello everyone, I am Mr. Sharma. Today I am going to teach Hindi grammar शब्द भेद। शब्द भेद जानने से पहले हमें थोड़ा सा शब्द के बारे में जानना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला के दो पार्ट हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ पर बताया गया है कि स्वर और व्यंजन के मेल को शब्द कहते हैं। अब हम आते हैं शब्द भेद पर। शब्द भेद के दो प्रकार हैं, एक है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी में बताया गया है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। अब सबसे पहले हम विकारी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। विकारी शब्द के चार भेद हैं। पहला है संज्ञा, जिसको हम नाउन कहते हैं। दूसरा है सर्वनाम प्रोनाउन। तीसरा है विशेषण एडजेक्टिव। चौथा है क्रिया वर्ब। अब हम संज्ञा के बारे में बात करेंगे। संज्ञा के बारे में सबसे पहले संज्ञा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान तथा प्राणी के नाम को बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे। व्यक्तिवाचक, जिसको आप जानते हो प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक संज्ञा को कहते हैं कॉमन नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है कि जो किसी व्यक्ति विशेष या प्राणी या वस्तु का नाम बताते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मोहन, मुंबई, कलकत्ता, ताजमहल आदि। जातिवाचक संज्ञा के बारे में बताया गया कि जिस संज्ञा में उस किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान की पूरी जात का बोध कराया जाता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक आदि। भाववाचक संज्ञा तीसरा। भाववाचक संज्ञा के बारे में बताया गया कि भाववाचक संज्ञा में किसी संज्ञा के भाव, गुण या दशा का बोध कराते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, बुढ़ापा और अच्छाई। द्रव्यवाचक संज्ञा, इस संज्ञा के बारे में बताया गया है कि जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ की सूचना देते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, जैसे दूध, पानी, शक्कर। पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताया गया है कि जो संज्ञा पूरी समूह या पूरे समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भीड़, लोगों की भीड़, तथा गुच्छा, अंगूर का गुच्छा या चाबी का गुच्छा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम किसे कहते हैं, पहले आप इसको सुनिए। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन संज्ञा। अभी दूसरा सेंटेंस है वह पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन की जगह पर हमने कह दिया वह। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन संज्ञा है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन की जगह पर हमने प्रयोग किया वह, इसलिए वह सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद दिए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसा आपको इंग्लिश मीडियम में आपने पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन, उसके बारे में बताया गया है कि उसके 3 भेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वैसे ही हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो वक्ता बोलने वाला होता है उसके बारे में बात करता है। जो मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जिससे बात की जाती है।
अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। उत्तम पुरुष हमेशा अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष के लिए तुम और तू का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष के लिए वह आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान के बारे में बताया जाता है, जैसे यह हमारा मकान है, यहाँ पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा है, नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है कि जो सर्वनाम किसी वस्तु या स्थान या प्राणी के बारे में अनिश्चय का बोध कराते हैं, जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, यहाँ पर अनिश्चय सर्वनाम है कोई। नेक्स्ट आपका आता है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में व्यक्ति अपने खुद के बारे में बताता है या निजता प्रकट करता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, यहाँ पर खुद निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बताया गया है कि जिस सर्वनाम में किसी प्रश्न का बोध होता हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है। दूसरा है तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर क्या और कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट आपका लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा सर्वनाम से कराते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी, वैसी भरनी। जैसी और वैसी ये दोनों शब्द एक दूसरे का संबंध बोध करा रहे हैं। दूसरा है जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। यहाँ पर जो और उसे ये दोनों शब्द एक दूसरे के संबंध बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक थर्ड है आपका विशेषण। विशेषण के बारे में आप जानते हो कि जिसको बताया जाता है, जिसको कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण की परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में सुनिए। गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया गया है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के गुण या उसकी विशेषता के बारे में बताता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ जो मोहन है उसके बारे में बताया गया कि वह अच्छा है। दूसरा, रमेश बुद्धिमान लड़का है, यहाँ बताया गया कि उसके गुण के बारे में बताया गया कि वह रमेश बुद्धिमान है। दूसरा आपका आता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके बारे में बताया गया है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के बारे में माप तौल या उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के बारे में बताया गया है कि जो किसी वस्तु या किसी के बारे में निश्चितता का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आज 1 किलो शक्कर खरीदा, यहाँ पर 1 किलो शक्कर निश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा बताया गया अनिश्चित। इसमें बताया गया है कि जो किसी विशेषण का मात्रा का अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसे थोड़ा भोजन दो, यहाँ पर थोड़ा भोजन अनिश्चित परिमाणवाचक है। आगे दिया गया है नेक्स्ट संख्यावाचक विशेषण। इसमें बताया गया कि जो विशेषण किसी संख्या का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक के बारे में बताया गया है कि जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे हम निश्चित संख्यावाचक। जैसे मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, यहाँ पर मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। 40 जो संख्या है विद्यार्थियों की और निश्चितता बोध करा रही है। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें
किसी संख्या को अनिश्चित संख्या के रूप में बताता है। जैसे मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं मालूम नहीं, लेकिन कुछ विद्यार्थी हैं। यहाँ पर कुछ जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम, इसमें बताया गया है कि जो सर्वनाम किसी विशेषण को प्रकट करते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पर जो मेरी है ये विशेषण का काम सर्वनाम के रूप में, लेकिन विशेषण का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं क्रिया। क्रिया के बारे में बताया गया कि जैसे आप जानते हो क्रिया को एडवर्ब बोलते हैं। क्रिया के बारे में बताया गया है कि जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया के कई भेद हैं, जिसमें है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। परीक्षा की दृष्टि से सकर्मक, अकर्मक और संयुक्त क्रिया आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के। इसमें बताया गया कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो, अर्थात सकर्मक कर्म के साथ क्रिया कर्म के साथ हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पत्र लिखती है, यहाँ पर लिखती है क्रिया है, इस लिखती है क्रिया के साथ पत्र कर्म है, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। दूसरा है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का हंसता है, यहाँ हंसता है क्रिया है, लेकिन इस हंसता है क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है, इसलिए हम इसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में बताया गया है कि जिस क्रिया के साथ मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों साथ में हों, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का चुपचाप चला गया, यहाँ पर गया सहायक क्रिया है और चला मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर चला गया मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो संयुक्त क्रिया होगी। आगे हम बताते हैं प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया और सहायक क्रिया दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी चर्चा हम आगे नए टॉपिक के रूप में करेंगे। आगे शब्द भेद के विकारी का ये 2 मार्क्स के लिए आता है। आगे दिया गया है कि अविकारी शब्द के 4 भेद बताए गए हैं, जिसमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध सूचक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादिबोधक। इसकी चर्चा हम आगे नए टॉपिक के रूप में इसका विश्लेषण करेंगे। थैंक यू।